In today's lecture, we will discuss the next part of syllabus or chapter, that is sterile manufacture. Okay, in today's lecture, we will discuss the evolution of parenterals. Okay, test for parenterals. For the testing of parenteral preparation, we have to perform 4 different tests, there are some different tests we have to perform. Okay, in your syllabus there are 4 tests we have to learn, that is Likert test, Parogen test, then sterility test and clarity test, particulate test, after that closure integrity test and weight variation test और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट. ये आपके सिलेबस में नहीं है, जितने दिए गए हैं उतने हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, तो टेस्ट क्यों परफॉर्म करनी है हमको इवोल्यूशन ऑफ पैरेंटल्स. तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ओके, तो पैरेंटल प्रिपरेशन हमने देखना होता है. क्यों देखना होता है कि एक हमारा जो प्रिपरेशन है स्टैंडर्ड है कि नहीं. अगर किसी हमने प्रिपरेशन ऐसे ही बनाया है, एक प्रिपरेशन बनाया है पैरेंटल प्रिपरेशन, तो हम बॉडी में ऐसे उसको यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए हमने पहले टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है कि ये अगर हमने किसी पेशेंट को दिया, किसी पेशेंट को हमने ये फॉर्मुलेशन दिए, तो क्या उसके रिएक्शन हो सकते हैं. अगर कोई कुछ उसके बॉडी के ऊपर अपोजिट कोई रिएक्शन हो रही है क्या, ऊपर बॉडी के ऊपर कुछ इचिंग, स्वेलिंग कुछ हो रहा है क्या, रैशेस आ रहे हैं क्या, उसको वो पेशेंट को सूट करता है कि नहीं ये प्रिपरेशन, और हम नेचुरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. तो इसके लिए हमने टेस्ट परफॉर्म करनी होती है. मोस्टली हमने जो टेस्ट है दैट इज़ पैरोजन टेस्ट एंड स्टेरिलिटी टेस्ट, ये एक मेन टेस्ट होती है. कौन सी, एक पैरोजन टेस्ट और दूसरी स्टेरिलिटी टेस्ट. ये हमने ये प्रिपरेशन के लिए करना होता है. बाकी जो लिकर टेस्ट है, देन पर्टिकुलेट टेस्ट एंड क्लैरिटी टेस्ट, क्लोजर इंटीग्रिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, ये हमने ऑल फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट रहते हैं, प्रिपरेशन रहते हैं, उसके लिए हमने ये परफॉर्म करनी होती है. लेकिन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए मोस्टली हमने पैरोजन टेस्ट एंड स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करनी होती है. तो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए एक हमारा जो प्रिपरेशन है स्टैंडर्ड है कि नहीं, और उसके रिएक्शन बॉडी पर क्या होती है, ये देखने के लिए हमने इवोल्यूशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन करना होता है. तो टेस्ट हम स्टडी कर लेते हैं आज के लेक्चर में. तो फर्स्ट टेस्ट देख लेते हैं हम, लिकर टेस्ट. लिकर टेस्ट क्या होती है वो देख लेते हैं हम. लिकर टेस्ट फॉर एम्पुल्स इज इंटेंडेड, लिकर टेस्ट फॉर एम्पुल्स इज इंटेंडेड टू डिटेक्ट इनकम्प्लीटली सील्ड एम्पुल्स. लिकर टेस्ट मतलब क्या, लिकर एज द नेम इंडिकेटेड, लिकर मीन्स व्हाट. लिकर क्या होता है, मतलब हम हमारा प्रिपरेशन एक कंटेनर में हमने डाला है, कंटेनर में उसको फिल किया है, तो उसमें से हमारा जो कंटेनर है उसमें से हमारा प्रोडक्ट प्रिपरेशन लीक हो रहा है क्या, कहीं से लीक होता है क्या, जैसे कि एम्पुल्स है. तो लिकर टेस्ट मोस्टली हमने एम्पुल के लिए परफॉर्म करनी होती है. तो हमारे जो हमने एम्पुल को सील करने के बाद हमने उसको जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि उसको हम सील करते हैं. ऑन द बर्नर वी हैव टू कंटिन्यूसली रोटेट हीट वी हैव टू गिवन फॉर द एम्पुल्स, एंड विद द heating we have to close this preparation. Okay, close this upper neck of the neck और टॉप ऑफ दिस बॉटल. ओके, जो एम्पूल के ऊपर का जो साइड होता है, हमने बर्नर के ऊपर उसको कंटिन्यूसली रोटेट करते हुए उसको हीट करते हैं और उसको क्लोज करते हैं, उसको बंद करते हैं. सीलिंग एंड फिलिंग हमने देखा था. तो उसी तरह से ये मोस्टली जो लिकर टेस्ट होते हैं, लिकर टेस्ट हमने एम्पूल के लिए परफॉर्म करनी होती है. तो उसके अंदर से हमने हमारा प्रिपरेशन और जो प्रोडक्ट है हमने उसके अंदर फिल किया है एम्पूल के अंदर. तो अब उसके अंदर से हमारा लीकेज हो रहा है क्या, हमारा फॉर्मुलेशन लीकेज हो रहा है क्या. तो मोस्टली एम्पूल के लिए हमने ये लीकर टेस्ट और लीकेज टेस्ट हमने परफॉर्म करनी होती है. देन सील करने के बाद कोई उसमें से सोल्यूशन बाहर आ रहा है क्या, वो देखने के लिए हमने इस टेस्ट का परफॉर्म करना होता है. तो फर्स्ट देख लेते हैं, लिकर टेस्ट फॉर एम्पूल्स इज लिकर टेस्ट फॉर एम्पूल्स इज इंटेंडेड टू डिटेक्ट इनकम्प्लीटली सील्ड एम्पूल्स. तो जो इनकम्प्लीट है क्या, कोई उसके अंदर क्रैश है क्या, और कोई इनकम्प्लीट सील्ड है क्या, और उसमें से लीक हो रहा है क्या, ये देखने के लिए हम लिकर टेस्ट परफॉर्म करते हैं. मोस्टली फॉर दिस इज यूज्ड फॉर एम्पूल्स. ओके, टिप सील्स आर मोर लाइकली टू बी इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय पुल सीलिंग. तो टिप सीलिंग जो होता है मोर इनकम्प्लीटली, मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लोज नहीं होता, और इनकम्प्लीटली उसको क्लोज किया जाता है बाय द पुल
पुल सीलिंग में क्या करते हैं, हम उसको पुल करते हैं, पूरा मेल्ट करके उसको पूरा सा जो ऊपर का जो नेक होता है उसको पूरा साइड में पुल करके निकालते हैं। लेकिन टिप सीलिंग में क्या करते हैं कि जो ऊपर का टिप होता है, ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम क्लोज करके उसको दबा देते हैं। लेकिन पुल सीलिंग में हमने क्या करते हैं, जो पूरा मेटल का जो ग्लास होता है उसको मेल्ट करके हम साइड में उसको पुल कर लेते हैं। तो ओपन कैपिलरीज और क्रैक्स एट द पॉइंट ऑफ सील रिजल्ट इन अ लीकर। तो जब हम उसको हमारा प्रोडक्ट, हमारा एम्प्यूल्स सही से सील हुआ है कि नहीं, कहीं से उस पर लीक हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसका हम लीकर टेस्ट बोलेंगे। डिटेक्शन ऑफ लीकर इज prominent when ampules immersed in a bath of dye during autoclaving cycle. This has the advantage of completion both liquor detection and sterilization in operation. तो हमने पहले क्या करना पड़ेगा, एक इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए द सील्ड कंटेनर, जो हमने सील किया है, जो हमने क्लोज किया है कंटेनर को, उसको डीप करेंगे हम कलर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, एक मिथाइलिन, जनरली मिथाइलिन ब्लू 1% सोल्यूशन वी हैव टू गिवन इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर हमने एक मिथाइलिन ब्लू का एक सोल्यूशन लेना है हमने। तो हमने क्या करना है, एक बीकर के अंदर मोस्टली हमारा जो फॉर्मुलेशन है एम्प्यूल्स का, तो वो सोल्यूशन हमने जैसे भी हम उसको एटोक्लेव करते हैं, जो हॉट कंडीशन में उसको एटोक्लेव करेंगे, तो एटोक्लेव करने के बाद तो हमने क्या करना है कि एक 1% मिथाइलिन ब्लू का एक कलर सोल्यूशन लेना है एक बीकर के अंदर, और उसके अंदर हमारे जो एम्प्यूल्स है उसको डिप करना है, उसके अंदर रखना है। तो क्या हो जाएगा कि अगर हमारी जो एम्प्यूल्स है अगर लीक है तो क्या हो जाएगा, जो कलर सोल्यूशन था मिथाइलिन ब्लू का, जो कलर सोल्यूशन था वो हमारे जो एम्प्यूल्स थे उसके अंदर आ जाएगा। ओके, उसके अंदर हमारे जो बॉटल है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा और उसके अंदर चले जाएगा। तो हमने क्या बोलेंगे, अगर जो कलर सॉल्यूशन है एम्प्यूल्स के अंदर अगर चले गया तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हमारी जो टेस्ट है वो लीकर टेस्ट निगेटिव है, पॉजिटिव हमारी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब क्या होता है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो लीक है, कहीं से वो क्रैक है, तो सॉल्यूशन हमारा अंदर चले गया, ऐसे बोलेंगे हम। तो अगर हमारा सॉल्यूशन और हमारा प्रोडक्ट जो कंटेनर है वो उसके अंदर अगर मिथाइलिन ब्लू का जो कलर सॉल्यूशन है अगर नहीं गया तो हम क्या बोलेंगे, जो टेस्ट है निगेटिव बोलेंगे। सॉल्यूशन मिथाइलिन ब्लू का जो कलर सॉल्यूशन है बॉटल के अंदर एम्प्यूल्स के अंदर अगर चले गया, मान लीजिए अगर चले गया, तो जो लीकर टेस्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट बताएगी। अगर सॉल्यूशन जो हमारा है उसके अंदर नहीं गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जो टेस्ट की जो लीकर टेस्ट है वो नेगेटिव परफॉर्म बताएगी और नेगेटिव बताएगी। तो रिजल्ट क्या बताया गया है उन्होंने यहाँ क्या बताया रिजल्ट, कलर फ्रॉम द डाई विल बी विजिबल। जो कलर हमने मिथाइलिन ब्लू का 1% जो मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है वो अगर विजिबल हो गया है हमारे एम्प्यूल्स के अंदर, तो टेस्ट विजिबल विद इन अ लीकर, मतलब जो लीक है, जो क्रैक है वो बॉटल में अगर कलर हमको विजिबल होता है तो हमारी टेस्ट पॉजिटिव है, ऐसे बोलेंगे हम। समझ में आता है आपको? लीकर टेस्ट एक सिंपल है, एक मिथाइलिन ब्लू का 1% मिथाइलिन ब्लू का हमने कलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एटोक्लेव करने के बाद एटोक्लेव करेंगे, या तो एटोक्लेव करने से पहले भी अगर हमने देखना होता है तो जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जो हमारा प्रोडक्ट है एम्प्यूल्स है, उसको हम उसके अंदर डिप करेंगे फॉर द सम टाइम। उसके बाद अगर हमारा जो मिथाइलिन ब्लू का कलर सॉल्यूशन विजिबल होता है एम्प्यूल के अंदर, तो टेस्ट इज पॉजिटिव। इफ दिस methylene blue color solution is not visible in this ampoules, then we have to say that the result test is negative. Okay, simple test है लीकर टेस्ट। देन यहाँ पर एक लीकर टेस्ट का एक एपरेटस है जो कि मोस्टली हमने यूज़ किया जाता है। एक बीकर, उसके अंदर हमने मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन रखा हुआ है, लीकर टेस्ट एपरेटस, और हमने क्या करना है कि वो जो एम्पूल्स होते हैं उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू का जो कलर सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप करना है फॉर द गिवन टाइम्स। आधा घंटा रखेंगे, 5 मिनट, और जितना टाइम में हमने रखना है उतने हम 5-10 मिनट के लिए, तो आधा घंटा हमने रखना है और उसको टाइमर लगा देना है। उस टाइम के बाद हमने देखना है कि उस एम्पूल के अंदर मिथाइलिन ब्लू का जो कलर सॉल्यूशन है वो विजिबल होता है या नहीं। ओके, द नेक्स्ट इज लीकर टेस्ट प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे हम। एम्प्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। जो वैक्यूम चैम्बर होता है उसके अंदर हमने एम्प्यूल प्लेस करनी है। कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ डीपली कलर्ड डाई सॉल्यूशन ऑफ अबाउट
5% to 1% मिथाइलिन ब्लू। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमने एम्पुल्स को जो फिलिंग किया है फॉर्मुलेशन से, जो हमने एम्पुल जो कंटेनर है उसके अंदर फिलिंग किया है सॉल्यूशन का, तो उसको हमने फिल किया है और उसको क्या बोलेंगे, क्लोज किया है और उसको पैक किया है, सील किया है। तो उसको हमने पूरा जो मिथाइलिन का सॉल्यूशन हमने लेना है 0.5 to 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हमने लेना है और उसके अंदर पूरा कंप्लीटली सबमर्ज करना है, मतलब पूरा डीपली, पूरा जो बॉटल है पूरा अच्छे से उसके अंदर डीप हो जाए, ऐसे हमने सॉल्यूशन बनाकर उसको डीप करना है। देन ए नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड विद इन द एम्पूल्स subsequent atmospheric pressure causes the dye to penetrate an opening, thus making it visible after the ampoules has been washed. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो एक निगेटिव प्रेशर, जो वैक्यूम चैम्बर है उसके अंदर एक निगेटिव प्रेशर होता है और वो ऑटोमेटिकली उस एम्पूल के ऊपर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद एंड विच कॉजेज द डाई टू पेनेट्रेट। वो जो नेगेटिव प्रेशर होता है उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर, वो क्या करता है कि डाई को, जो सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का जो सॉल्यूशन है उसको फोर्स करता है, उसको क्या करता है फोर्स करके, अगर लीक है तो लीक होने के बाद जो मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन है वो इजीली उसके अंदर जो लीकर जो टेस्ट है, लीकर जो एपरेटस है, जो एम्पूल्स है उसके अंदर इजीली चले जाएगा। अगर वो सील नहीं है तो नहीं हो जाएगा अंदर। ओके, समझ में आता है आपको? इफ दिस सॉल्यूशन इज पेनेट्रेट और विजिबल इन दिस एम्पूल्स, वी हैव टू सेट दैट दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। इफ दिस सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल इन दिस एम्पूल्स, वी हैव टू सेट दैट द टेस्ट इज नेगेटिव। ड्रॉबैक्स ऑफ लीकर टेस्ट, क्या ड्रॉबैक है और क्या डिसएडवांटेज है इस लीकर टेस्ट के? कैपिलरी ऑफ 1.5 माइक्रोन और स्मॉलर डायमीटर कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट। तो कैपिलरीज जो होते हैं 1.5 माइक्रोन और स्मॉलर होती है उससे डायमीटर, तो वो हम इस टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हम। वायर्स एंड बॉटल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू सच लीकर टेस्ट एज रबर क्लोजर इज नॉट रिजिड। तो वायर्स और बॉटल्स जो होते हैं उसको भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। ओनली वी हैव टू टेस्ट एम्पूल्स। ओके, हियर लीकर टेस्ट इज ओनली फॉर एम्पूल्स। देन नेक्स्ट है हमारा पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट में क्या देखना है हमको, हम वो स्टडी कर लेते हैं। एक पायरोजन टेस्ट में 2 टाइप के टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट जो है लाल टेस्ट एंड द सेकंड इज रैबिट टेस्ट। लाल टेस्ट मतलब मतलब ल्यूमुलस एमोबोसाइट। ओके, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ल्यूमुलस एमोबोसाइट लाइसेट मीन्स व्हाट? लाल टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAL, दैट इज लाइम्यूलस। ओके, लाइम्यूलस एमोबोसाइट लाइसेट। ओके, देन रैबिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं पायरोजन टेस्ट के अंदर। पायरोजन मतलब मोस्टली आपको पहले समझ में आना चाहिए कि पायरोजन मतलब एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक पायरोजन टेस्ट में पायरोजन मतलब क्या है? एक बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर चले गए और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और उससे हमने सर्दी, खांसी, ऐसा खोकला वगैरे आपल्याला येऊ शकतं किंवा आपल्याला ताप पण येते पायरोजन कंटिन्यू प्रिपरेशन जर आपल्या बॉडीमध्ये गेलं तर। ओके, तो ये इसके अंदर 2 टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, एक तो लाल टेस्ट है और दूसरा रैबिट टेस्ट है। तो लेट्स सी वन बाय वन दिस 2 टेस्ट। तो लाल बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, तो लाल टेस्ट क्या होती है वो देखते हैं हम। द लाल मीन्स लाइम्यूलस एमोबोसाइट लाइसेट। assay is an in vitro assay used to detect the presence and concentration of bacterial endotoxin in drugs and biological products। पायरोजन मतलब एक बैक्टीरियल
एंडोटॉक्सिन होता है, एक बैक्टीरियल का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे हम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स ऐसे बोलेंगे। तो लाल टेस्ट हमने परफॉर्म करनी होती है इन विट्रोली एंड यूज टू इट, दिस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस। ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ड्रग्स के अंदर और बायोलॉजिकल जो फॉर्मुलेशन और जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया का प्रेजेंस है कि नहीं और उसका कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, ये देखने के लिए हमने इस टेस्ट का यूज़ करना होता है। द एंडोटॉक्सिन विच ए टाइप ऑफ पैरोजन, एक एंडोटॉक्सिन एक बैक्टीरिया का एक टाइप होता है, पैरोजन का एक टाइप होता है, उसको हम एंडोटॉक्सिन बोलेंगे और उसे पैरोजन बोलेंगे। आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स, तो पैरोजन क्या होता है? पैरोजन इज लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एक पैरोजन क्या होता है? एक लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पैरोजन मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो उसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है और वो देन दिस लिपोपॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, उसके सेल वॉल के अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। पैरोजन्स एज अ क्लास आर फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई प्रिपरेशन के अंदर पैरोजन्स चले गया और उस पैरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन को और फॉर्मुलेशन को हमने इंटेक किया, बॉडी के अंदर लिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। जैसे कि हमको नॉर्मली सर्दी खांसी फीवर होता है, तो ऐसे ही नहीं होता। कोई फॉरेन पार्टिकल्स और कोई पैरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन और कोई ऐसे थ्रू इन्वायरमेंट से हमने कोई पैरोजन का इंटेक किया तो क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, हमको ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, देन उसके बाद सर्दी खांसी जो होता है इसकी वजह से होता है। क्यों होता है कि ऐसे ही हम पैरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन या इन्वायरमेंट में से कहीं से हमने पैरोजन का इंटेक किया और एंडोटॉक्सिन का हमने लिया, पैरोजन कंटेनिंग एंडोटॉक्सिन्स, देन वी हैव टू क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है और फीवर होता है हमको। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पैरोजन्स आर, तो pyrogens as a class are fever inducing substance that can be harmful or even fatal if administered to humans above certain concentration। तो अगर कुछ कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर इस पायरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन हमने एडमिनिस्टर किया तो वो विच प्रोड्यूसेस और विच कॉजेस विच इंड्यूसिंग फीवर एंड ऑल्सो फैटल डेथ, मतलब फैटल मतलब डेथ भी है, एक पेशंट की और ह्यूमन्स की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर ये बताया उन्होंने, ह्याने असं सांगितलं इथं की पेशंटची डेथ पण होऊ शकते आणि क्रोनिक कंडिशनमध्ये पेशंटची डेथ पण होऊ शकते आणि एक फीवर किंवा असं जसं आपण सांगतायत की फीवर खोकला सर्दी हे पण होऊ शकते किंवा एक क्रोनिक कंडिशनमध्ये तर काय होणार आहे, पेशंटची डेथ पण होणार आहे किंवा एखाद्या माणसाची डेथ पण होऊ शकते ह्या कारणामुळं। वॉटर कॅन बी ए सोर्स ऑफ पॅरोजन, जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कोणत्याही पण फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण जर व्यवस्थित स्टरिलिटी प्रोड्यूस केली नाही आहे किंवा असेप्टिक एरिया मेंटेन केलं नाही तर त्या प्रिपरेशनमध्ये त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये बॅक्टेरियाचं पॅरोजन जाईल किंवा जाऊ शकतं त्याच्यामध्ये आणि त्यामुळं एक वॉटर एक मोस्टली एक व्हेकल आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये पॅरोजन जास्तीत जाऊ शकतात किंवा ते विच इज मॉइश्चर कंटेनिंग vehicle, water is moisture containing vehicle. For that purpose, in that there are mostly which causes bacteria, which produces bacteria in that formulation. For that purpose, water can be a source of pathogen. So it may be import to routinely monitor water systems using bacterial endotoxin test. तो इसके लिए routinely हमने बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन का टेस्ट परफॉर्म करना होता है। जो हम पैरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं मोस्टली उसकी एक टेस्ट पैरोजन टेस्ट हमने मोस्टली उसकी देखना पड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम उसके बारे में। लाल टेस्टर क्या होता है और ऑपरेटर्स कौन सा होता है। लाल टेस्टर इज दैट here some of the images given in the slides. Okay, this is the lal limulus amebicide lysate tester is used for pyrogen containing or evolution of parental product. Okay, that is pyrogen testing.
नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर लाल टेस्ट, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट. ओके. इन विट्रो टेस्ट मेथड, इन विट्रो होती, इन विवो मीन्स अंदर साइड में, इन विट्रो टेस्ट है. इन विट्रो टेस्ट मेथड फॉर पायरोजन यूटिलाइजिंग जेलिंग प्रॉपर्टी. द कॉम्बिनेशन ऑफ 1.1 ml of test sample plus Limulus ameboside lysate reagent. Okay. After incubation for 1 hour at 37 degrees Celsius, the mixture analyzed for the presence of gel clot. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस टेस्ट के अंदर हमने इन विट्रो मतलब बॉडी के अंदर नहीं टेस्ट परफॉर्म करनी, इन विट्रो मतलब आउटसाइड में हमने टेस्ट को परफॉर्म करना है. तो पायरोजन यूटिलाइजिंग जेलिंग प्रॉपर्टी मतलब एक हमने क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन के अंदर 0.1 ml टेस्ट सैंपल, जो हमने हमारा सैंपल है, हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसको 0.1 ml के अंदर लेना है और उसके साथ लाल लिमुलस एमेबोसाइट लाइसेट का जो रिएजेंट होता है, जो जेलिंग प्रॉपर्टी का जो हमने टेस्ट का जो रिएजेंट प्रिपेयर किया है, तो उसको उसके साथ हमारे सैंपल के साथ उस रिएजेंट को हमने लेना है, उसको इंक्यूबेशन करना है. इंक्यूबेशन करना है मतलब क्या, जैसे कि हमने एक ये प्रिपरेशन है टेस्ट सैंपल और लाल रिएजेंट का, इसको 1 घंटे तक रखना है, 2 घंटे तक रखना है. क्यों रखना है? इंक्यूबेशन करना मतलब क्या, अशा ज्या ठिकाणी जास्त उजेड येऊ नये, म्हणजे अशा एका प्लेसमध्ये ठेवायचं आपल्याला, जेणेकरून तिथं कोणताही प्रकाशाचा त्याच्यावर प्रभाव पडू नये किंवा अशा अंधारी जागी त्याला ठेवायचं आपल्याला, म्हणजे प्रकाश पडू नये त्या प्रिपरेशनवर. ओके. आणि त्याला 1 तासासाठी किंवा 2 तासासाठी आपण ठेवणार आहेत, त्यालाच आपण म्हणणार आहेत इन्क्युबेशन पिरियड. म्हणजे जे आपण टेस्ट सॅम्पल प्लस लाल रिएजंट ठेवलेलं आहे त्याला 1 तासासाठी किंवा 2 तासासाठी आपण ठेवणार आहेत, किंवा 37 डिग्री सेल्सिअस असं जे ठेवणार आहेत आपण उजेडामध्ये ठेवणार आहेत. काही प्रिपरेशनमध्ये उजेडामध्ये ठेवावं लागणार आहे इन्क्युबेशनसाठी, काही प्रिपरेशनमध्ये आपण त्याला अंधारामध्ये ठेवणार आहेत. तर अशा कंडिशनला आपण इन्क्युबेशन पिरियड असं म्हणणार आहेत. ओके. आता हे जे आपण टेस्ट कॉम्बिनेशनमध्ये घेतलेलं आहे 0.1 ml टेस्ट सॅम्पल प्लस लाल रिएजंट, ह्याला आपण इन्क्युबेशनसाठी ठेवणार आहेत फॉर 1 hour ॲट 37 डिग्री सेल्सिअस अँड द मिक्सचर ॲनालाइज्ड फॉर प्रेझन्स ऑफ जेल क्लॉट. आणि ते आपण अनालाइज करण्यासाठी ठेवणार आहेत किंवा टेस्ट रिझल्ट पाहण्यासाठी आपण बघणार आहेत की ते जे सोल्युशन आहे रिएजंट प्लस टेस्ट सॅम्पल ते क्लॉट होते की नाही, जेल क्लॉट होते की नाही ते बघण्यासाठी आपण ठेवणार आहेत. ओके. आणि त्याच्यामध्ये जर आपल्याला क्लॉट झालेलं दिसेल किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथ वगैरे दिसेल तर आपल्याला कळून जाईल की ते टेस्ट त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया आहेत, पॅरोजन आहेत की नाही हे आपल्याला कळून जाईल. ओके. जर ते सोल्युशन क्लॉट झालं तर आपल्याला असं म्हणता येईल की त्या सोल्युशनमध्ये पायरोजनचं प्रमाण किंवा ते पायरोजन प्रेझेंट आहे त्या सोल्युशनमध्ये असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके. आणि जर ते जेल आहे क्लॉट जर नाही झालं तर आपण असं म्हणता येईल की त्याच्यामध्ये पायरोजन नाही आहे. क्लॉट झालं तर म्हणायचं त्याच्यामध्ये पायरोजन प्रेझेंट आहे. जर क्लॉट नाही झालं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय म्हणता येईल, त्याच्यामध्ये पायरोजन प्रेझेंट नाही आहे. हे झालं लाल टेस्ट की प्रोसीजर. ये क्या थी, लाल टेस्ट की प्रोसीजर थी. आगे देख लेते हैं हम पायरोजन टेस्ट. नेक्स्ट जो पायरोजन टेस्ट है रैबिट के लिए वो देख लेते हैं हम. शाम टेस्ट, एक शाम टेस्ट भी बोल की होती है, वो भी पायरोजन टेस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है. इट इज़ परफॉर्म टू सेलेक्ट द प्रॉपर एनिमल फॉर द मेन टेस्ट. ये शाम टेस्ट आपको नहीं है, लेकिन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम फॉर प्रॉपर एनिमल्स. एनिमल के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. मेन टेस्ट बोलते हैं इसको. एक एनिमल के ऊपर हमने ये टेस्ट को परफॉर्म करना होता है पायरोजन के टेस्ट के अंदर. देन रैबिट टेस्ट का हम देख लेते हैं. क्वालिटेटिव फीवर रिस्पॉन्स टेस्ट. रैबिट टेस्ट का क्या होता है, क्वालिटेटिव फीवर रिस्पॉन्स टेस्ट होता है कि रैबिट के ऊपर हम एक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं और उससे फीवर अगर उस रैबिट को आया, सॉल्यूशन हम जो देते हैं उससे अगर उस रैबिट के ऊपर फीवर होता है उस रैबिट को, तो बोलेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर पायरोजन है. अगर वो सॉल्यूशन हमने इंजेक्ट किया रैबिट को, उससे कुछ भी उस रॅबिट के ऊपर फरक नाही काहीच फरक जर नाही जाणवला आपल्याला तर आपण म्हणायचं आहे की त्याला त्या सोल्युशनमध्ये किंवा त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये पायरोजन नाही आहे. तर बघूयात आपण काय आहे ते पुढचं रॅबिट टेस्ट. द रॅबिट पायरोजन टेस्ट इज ॲन
इन विट्रो टेस्ट टू डिटेक्ट पॅरोजन्स क्वालिटिव्हली. इन विट्रो टेस्ट आहे, पॅरोजन पाहण्यासाठी आपण त्याला क्वालिटेटिव्ह स्टडी करण्यासाठी आपण रॅबिट टेस्ट यूज करतो. रॅबिट हॅव सिमिलर पॅरोजन टॉलरन्स टू ह्युमन्स. म्हणजे माणसासारखंच रॅबिटमध्ये एक टॉलरन्स असतं किंवा त्याच्यामध्ये एक क्षमता असते. जसं आपण बघतो आपल्याला फीवर आलं किंवा ते फॉरेन पार्टिकल्स ये फीवर क्यों होता है रे, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स चले गए तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, अपोज करती है. एक अँटीबॉडी अँटीजन रिस्पॉन्स असतं ते त्याच्यामुळं त्या अँटीबॉडी आणि त्या फॉरेन अँटीबॉडी एंटीजन जे रिएक्शन असतं त्या फॉरेन पार्टिकल्स त्याच्यासोबत वो दोनों के साथ उसकी रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर फीवर प्रोड्यूस होते किंवा आपल्याला ताप येतं. त्या दोन्हीचं जे रिॲक्शन होती ते एकमेकांना अपोज करतात. फॉरेन पार्टिकलला टाळण्यासाठी किंवा त्याला कमी करण्यासाठी आपली बॉडी, आपली इम्यूनिटी सिस्टम हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसको अपोज करती. उसकी वजह से हमको फीवर आता. तो अगर हम ऐसे पैरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन या कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो हमारी बॉडी उसको अपोज करती. उसको त्याला टाळण्यासाठी आपली बॉडी अपोज करते किंवा त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपली बॉडी अपोज करते. तर त्याच्यासाठी आपल्याला फीवर येतं. ओके, तर ते एक रॅबिटमध्ये सुद्धा तशी सिमिलर ॲक्शन किंवा इम्युनिटी पॉवर असते किंवा त्यात आपल्या ह्युमनसारखे त्याच्यामध्ये एक पॉवर असते जेणेकरून ते अपोज करतात किंवा प्रिव्हेंट करतात. ते पॅरोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन वगैरे काय आपल्या बॉडीमध्ये जर गेलं तर त्याला टाळण्यासाठी किंवा त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपली ते रॅबिटसुद्धा काय करतात, सिमिलर ॲक्शनमध्ये वर्क दाखवतात. ओके, So by observing a change in a body temperature in a rabbits, it is possible to make a determination of presence of pathogen. Okay, this method can be detect non-bacterial endotoxin pathogen as well as bacterial endotoxins. Rabbit test procedure देख लेते हैं हम. Within a held food in the day of experiment, उसको अच्छे से रैबिट को हमने फूड देकर इस टेस्ट का परफॉर्म करना है उसके ऊपर. Record the initial temperature of the rabbits. Any rabbit show temperature more than 39 degrees Celsius should be excluded. Inject the sample into the ear vein of each rabbit. जो ईयर वेन होता है, उसकी जो कान का जो वेन होता है वहाँ से हमको इंजेक्ट करना है रैबिट को. प्रिपरेशन. चेक द टेम्परेचर आफ्टर 30 मिनट्स, 1, 2 and 3 आवर्स. 30 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एंड 3 घंटे के बाद हमने उसका टेम्परेचर चेक करना है. अगर बॉडी टेम्परेचर राइज होता है 39 से अबव जाता है, जैसे कि 45, 46, 47 अगर ज़्यादा जाता है तो हम बोलेंगे हमारी प्रिपरेशन के अंदर पैरोजन है. एंड अगर रैबिट के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हम बोलेंगे हमारे प्रिपरेशन के अंदर पैरोजन नहीं है. तो ये रैबिट की टेस्ट थी. देन नेक्स्ट लेते हैं रिजल्ट ऑफ रैबिट देख लेते हैं. रिजल्ट एनालिसिस. पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आया नो राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे. अगर नेगेटिव आया इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलेंगे. तो सॉरी यहाँ पर इस स्लाइड में गलत बताया है कि रिजल्ट एनालिसिस में अगर हम जैसे आता सध्याचाच आपण विचार करूयात की ज्या म्हणजे जो कोरोना की जो टेस्ट होती है हम उसकी टेस्ट करते हैं. अगर किसी को कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उसको कोरोना है ऐसे बोलेंगे. ओके, तो उसी टाइप से अगर रैबिट के ऊपर उसका टेम्परेचर रैबिट का अगर राइज होता है तो पैरोजन टेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है ऐसे बोलेंगे. अगर टेस्ट नेगेटिव आती है तो उसके अंदर टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा, नो राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे. ओके, उलटं करायचं आप तुम्हाला. पॉझिटिव्हमध्ये काय म्हणणार आहेत तुम्ही, पॉझिटिव्हमध्ये इन्क्रीज इन टेम्परेचर आणि निगेटिव्हमध्ये काय म्हणणार आहेत, नो राइज इन टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट पाहूयात आपण ड्रॉबॅक ऑफ पैरोजन टेस्ट. नॉट फॉर अँटीपॅरेटिक ड्रग्स. अँटीपॅरेटिक ड्रग्ससाठी आपण हे यूज करू शकत नाही. लायबोरियस अँड डोस डिपेंडेंट, म्हणजे डोस डिपेंडेंट आहे, डोस दिल्यानंतर आपल्याला कळणार आहे. किंवा एखादं ड्रग्सचं सोल्युशन आपण स्टँडर्ड पाहण्यासाठी किंवा त्याचं बॉडी टेम्परेचर ते दिल्यानंतर कमी होतं का वाढतं हे बघण्यासाठी सुद्धा आपण हे टेस्ट परफॉर्म करू शकतो. एक्सपेन्सिव्ह आहे, बायोलॉजिकल व्हॅरिएशनसुद्धा आपल्याला ह्याचं करता येईल. नेक्स्ट टेस्ट ऑफ रिझल्ट. The test is positive when each rabbit show increase in the temperature. Okay, टेस्ट पॉजिटिव कब आता है, जब बॉडी का जो टेम्परेचर रैबिट का इंक्रीज होने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आता है. इफ़ ओनली 2
and 3 rabbits show increase in temperature, repeat the using group of 5 and test will be positive if the 4 and 5 rabbits show increase in temperature. अगर 2-3 rabbits का increase होता है और बाकी का नहीं होता तो दो तीन में से अगर 2 का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और 1 का नहीं होता तो हमने प्रोसेस को रिपीट करना है और 5 रॅबिट्स लेकर उन पे हॅज प्रॅक्टिकल आपण पुन्हा त्याच्यावर वर्क करणार आहोत किंवा प्रॅक्टिकल पुन्हा करायचं आपण आणि त्या 5 रॅबिट्सचं जर टेम्परेचर इन्क्रीज आलं तर आपण काय म्हणणार आहे ते टेस्ट पॉझिटिव्ह. जर टेम्परेचर नो राईज इन टेम्परेचर आलं, जर टेम्परेचर वाढलं नाही त्या रॅबिट्सचं तर आपण टेस्ट निगेटिव्ह असे म्हणूयात. ओके, दिस इज द टेस्ट फॉर पायरोजन फॉर रॅबिट्स, रॅबिट टेस्ट फॉर पायरोजन. देन नेक्स्ट बघूयात आपण स्टेरिलिटी टेस्ट. स्टेरिलिटी टेस्ट क्यों परफॉर्म करनी होती कि हमारे प्रिपरेशन के अंदर जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जो ड्रग हमने उसके अंदर डाला है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर, तो वो जो ड्रग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको प्रिव्हेंट करता है की नाही, त्याला खतम करतं आहे की नाही किंवा त्याला टाळतं की नाही हे बघण्यासाठी आपण स्टेरिलिटी टेस्ट पाहूयात. समजतं की तुम्हाला ज्या आपण फॉर्म्युलेशनमध्ये एखादं ॲक्टिव्ह ड्रग किंवा ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट तर यूज करणारच आहेत, मग त्या ड्रगचं त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर किती किंवा ते ड्रग त्या बॅक्टेरियावर किती किल करतं का नाही हे बघण्यासाठी आपण स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करणार आहेत. The sterility testing attempts to reveal the presence or absence of viable microorganism in a sample number of containers taken from the batch of product. मतलब ये जो sterility test हम परफॉर्म करते हैं, हमारा जो ड्रग होता है वो ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है कि नहीं, उसको किल करता है कि नहीं, ये हमने देखना होता है. इसलिए हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी होती है. बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्टिंग द सैंपल को टेस्ट करने के लिए हमने इसकी टेस्ट करना पड़ती है. Decision is made as to the sterility test of the batch. The primary official test is performed by means of filtration, but direct transfer is used if membrane filtration is unsuitable. Okay, इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड होती है और दूसरी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होती है. ये दो मेथड का टेस्टिंग हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग में करना होता है. ओके, एक तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होती है, दूसरी डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड होती है. तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मीडिया यूज मतलब एक सोल्युशन किंवा एक मीडिया म्हणजे एक सोल्युशन असतं जे आपल्याला यूज करावं लागतं सोल्युशन किंवा टेस्ट पाहण्यासाठी. मीडिया सुटेबल फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट आर फ्लुइड थायोग्लायकोलेट मीडियम किंवा एक ग्लायकोलेटचं सोल्युशन आपल्याला यूज करावं लागतं स्टेरिलिटी टेस्ट करण्यासाठी. किंवा सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियमसुद्धा असतं. देन नेक्स्ट इज वॉश द फिल्टर्स विथ फ्लुइड्स. ते जे मेम्ब्रेन फिल्टर आपण यूज करणार आहे त्याला आपल्याला वॉश करावं लागेल. टू रिमूव्ह द इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज, जे फॉरेन पार्टिकल्स म्हणजे काय असेल तर ते त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी अगोदर आपल्याला मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जे मेम्ब्रेन फिल्टर आहे त्याला अगोदर वॉश करायचं आहे. कटिंग द मेम्ब्रेन्स aseptically into equal parts and transferring one of the parts to each type of culture medium used. The media are incubated under prescribed condition. तर हे खूप डीपमध्ये झालं आपल्याला. तर ते जे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जे असतं त्याला आपल्याला कट करायचं आहे आणि ते इक्वल पार्टमध्ये कट करून आणि दोन असे आपल्याला काय म्हणता येत का ते असं 2 बिकर घेऊयात आपण. त्या 2 बिकरमध्ये आपलं जे सोल्युशन होते ते टाकायचं त्याच्यामध्ये आणि ते मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पण त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि त्याला इन्क्युबेट करण्यासाठी ठेवायचं 1 किंवा 2 तासासाठी आणि ते रिझल्ट त्याच्यानंतर पाहायचं आपल्याला. ओके, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड असं म्हणूयात त्याला. द नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड आहे. दिस मेथड इज ओनली यूज्ड व्हेन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पॉसिबल नसेल तर आपल्याला डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड आपल्याला यूज करायची आणि डायरेक्टली इंटू द मीडियामध्ये आपल्याला डायरेक्ट टाकायचं आपल्याला. ऑर द डिव्हाइस इज प्लेस्ड डायरेक्टली इंटू द मीडिया. जे डिव्हाइस असतं ते डायरेक्टली आपल्याला मीडियामध्ये टाकायचं आहे. इफ नो ग्रोथ इन द मीडिया देन द टेस्ट इज पॉझिटिव्ह.
तो यहाँ पर क्या करना होता है कि जो मैंने बताया था आपको, मीडिया जो सोल्यूशन होता था थायोग्लाइकोलेट का, सोयाबीन केसिन का, एक ऐसा प्रिपरेशन बनाते हैं। उस प्रिपरेशन को हमने बीकर में ऐड करके रखना होता है, उसको कल्चर मीडिया बोलेंगे। वो कल्चर मीडिया हमने एक बीकर के अंदर दो तीन बीकर के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर हमारा जो सोल्यूशन है वो ऐड करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2-3 बीकर रख के उसके अंदर हमारा सोल्यूशन डालेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने देखना होता है कि उसके अंदर हमारा उसके अंदर जो मीडिया होता है ना, कल्चर मीडिया, इसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, जो दूसरा बैक्टीरिया ईस्ट है, ऐसे जो देन पेनिसिलिन सल्फेज, अदर जो बैक्टीरिया कंटेनिंग जो सोल्यूशन होते हैं वो उसके अंदर ऐड करना होता है। एक तो कल्चर मीडिया डालेंगे और उसके अंदर बैक्टीरिया डालेंगे, जैसे पेनिसिलिन है, ऐसे अलग से जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मार्केटेड में मिलते हैं, जो उसकी हमने टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट है, पेनिसिलिन है, वो सोल्यूशन के अंदर जो कल्चर मीडिया है ना, बीकर के अंदर जो हमने कल्चर मीडिया डाला था, जैसे कि थायोग्लाइकोलेट था, सोयाबीन केसिन, ये सोल्यूशन डाल के उसके अंदर बैक्टीरिया डालेंगे तीनों के अंदर, और उसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो उसके अंदर ऐड करेंगे, वो उसको इंक्यूबेट करने के स्तर रखेंगे। अगर उस बीकर के अंदर काही स्पॉट दिसतील किंवा ते क्लीन होईल सरफेस, तर आपल्याला काय म्हणता येईल की ते स्पॉट जे आहे ना क्लीन झालेलं दिसतं आपल्याला, तर आपल्याला काय म्हणणार आहेत की बॅक्टेरियाची किल करण्याची कॅपॅसिटी आपल्या फॉर्म्युलेशनमध्ये आहे. जर क्लीन नाही दिसत आपल्याला, जास्तच मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आपल्याला त्या बीकरमध्ये दिसेल, तर काय म्हणणार आहेत, आपलं सोल्युशन स्टँडर्ड नाही आहे किंवा आपल्या सोल्युशनची कॅपेबिलिटी तेवढी नाही आहे की त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला आपण किल करू शकूयात. ओके, तर हे पाहण्यासाठी आपण ह्या टेस्ट आपण यूज करतो. कोणती टेस्ट आहे ती, दैट इज स्टरिलिटी टेस्टिंग. ओके, एक सिंपल मैं आपको बताती हूँ. सिंपल आपने देखना है कि हमने एक सोल्यूशन लिया है बीकर के अंदर, दोनों में भी सेम होता है, लेकिन उधर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, इधर डायरेक्ट इनोकुलेशन है. तो क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, 2-3 बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने कल्चर मीडिया ऐड करना होता है. कल्चर मीडिया ऐड करके हम उसके अंदर जो बैक्टीरिया मार्केटेड में जो बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, ईस्ट है, वो उसके अंदर हम ऐड करते हैं. उसके बाद हमने जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, हमारा सोल्यूशन है, जो पैरेंटल प्रिपरेशन है हमारा स्टैंडर्ड, वो उसके अंदर ऐड करते हैं. तो हमारे फॉर्मुलेशन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है कि नहीं, ये हमने चेक करनी होती है. तो वो चेक कैसे करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे. उसके बाद हमने देखना है वो बीकर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ होती है तो हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी किल नहीं करता. अगर उसके अंदर जो प्रिपरेशन के अंदर पूरा क्लीन दिखता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन के अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है. ऐसा स्टरिलिटी टेस्ट से हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं. ओके, द नेक्स्ट लास्ट वन इज दैट क्लैरिटी टेस्ट. All the particulate matter, that is foreign particulate matter, is primary concern with the product given intravenously. All parenteral products should be free from insoluble particles. Okay, the USP, that is United States of Pharmacopoeia, has established a limit of 50 particles of 10 micrometer and 5 particles of 25 micrometer and larger per millimeter. If the products contain any particulate matter, then it is rejected. Okay, तो क्लैरिटी टेस्ट में क्या करना पड़ता है, जो भी एक एपरेटस होता है, देन वी हैव टू कॉल दिस क्लैरिटी टेस्ट एपरेटस. इसके अंदर एक वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड होता है पीछे से, और उसके अंदर एक लाइट ऊपर से एक बल्ब होता है. तो उस लाइट के अंदर हमने हमारा प्रिपरेशन जो कंटेनर है हमारा, उसके सामने रखना होता है. अगर इफ़ इन दिस प्रोडक्ट्स फॉरेन पार्टिकल्स आर विजिबल, देन यू हैव टू रिजेक्ट दिस सोल्यूशन और दिस योर फॉर्मुलेशन. ओके, क्या करना पड़ता है कि क्लैरिटी टेस्ट में हमारा जो फॉर्मुलेशन है, एक एपरेटस, जो क्लैरिटी एपरेटस है, उसके सामने रखना होता है. अगर उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स विजिबल होते हैं तो हमारा प्रिपरेशन हमने रिजेक्ट करना है, फिर से हमारा क्लियर एंड प्योर हमारा प्रिपरेशन बनाना पड़ेगा हमको फिर से, और उसको क्लैरिटी टेस्ट के ऊपर सामने रखकर देखना पड़ेगा. लाइट के अंदर उसको विजिबली हमने देखना है कि उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स है कि नहीं. अगर पार्टिकल्स है तो उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके हमने प्रिपरेशन नेक्स्ट बनाएंगे. ओके, दिस 4 टेस्ट वी हैव टू परफॉर्म फॉर इवोल्यूशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन. दैट इज फर्स्ट is
liquor test apparatus, procedure for liquor test, after that drawbacks and disadvantage and demerits of liquor test. The next one is pyrogen test. There are two tests, sub tests, that is lal test, limulus, amebicide, lysate test and rabbit test. After that procedure that is lal bacteria endotoxin test. After that lal test apparatus, then the procedure for lal test. The next is pyrogen test, rabbit test, then rabbit test procedure. After that result, then the drawbacks of pyrogen test. After that the test of result of this rabbit test. After that sterility testing, and last one is that is clarity test. ओके, आपने इसको इवोल्यूशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन को आपने अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे से इस टेस्ट को आपने परफॉर्म करना है. ओके ओके, थैंक यू.